दोस्तों गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो है उत्सर्जन का पार्ट 3 है, ठीक है। और इस वीडियो में आपको ये चैप्टर जो उत्सर्जन का है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मूत्र की बनावट यानी पेशाब की बनावट कैसे होती है, ठीक है। तो पेशाब जो होती है उसमें क्या होती है, जल होती है ना। और यूरिया होती है साधारण नमक से बना होता है, ठीक है। तो मूत्र में क्या होता है, जल होता है, यूरिया होता है और साधारण नमक भी होता है। अब देखो जल का सूत्र होता है, आप लोग को मालूम होगा H2O जल का सूत्र होता है, और यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। और साधारण नमक का जो कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे NaCl, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। ये सब केमिस्ट्री का चीज़ है। ये जल का हो गया, ये NH2CO NH2 ये यूरिया का हो गया, और NaCl जो है ये आपका नमक का हो गया, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें 90% जल, अगर पूछेगा यूरिया में या पेशाब में कितने % जल होता है, 90%, जिसमें यूरिया क्या होता है 2% होता है यूरिया, और अन्य पदार्थ जो होता है वह होता है 2%, ठीक है। चलिए अब ये मूत्र से रिलेटेड बिहार बोर्ड में यूरिक अम्ल या मूत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, जो कि ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव है कि 100 ml रक्त में 100 ml जो रक्त होती है उसमें कितना ग्राम यूरिया होता है। तो आप लोग याद कीजिएगा 100 ml रक्त में 30 ग्राम जो होती है वह क्या होती है, यूरिया होती है, ठीक है। उसके बाद देखो 100 ml रक्त में कितने ग्राम जो है यूरिक अम्ल होते हैं, तो 2 ग्राम से 3 ग्राम है ना, 2 ग्राम से 3 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है। अब पूछेगा ये जो पेशाब का रंग जो होता है पीला क्यों होता है। हम लोग गौर किए होंगे कि पेशाब का रंग खासकर पीला होता है, ये जिस समय हम लोग को बुखार लगा रहता है या खाना पीना सही से नहीं खाते हैं उस समय में होता है, और कभी कभी बॉडी फिट भी होता है फिर भी होता है। लेकिन कारण क्या है बताते हैं आपको। पेशाब का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। क्या चीज कारण, यूरोक्रोम। अब बोलेंगे सर यूरोक्रोम क्या होता है, तो यूरोक्रोम क्या होता है तो गौर से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे कि हम आप जानते हैं कि पेशाब का रंग पीला होने के कारण है कि पानी हम लोग कम पीते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पेशाब का रंग पीला हो जाता है। अगर हम लोग पानी को अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो पेशाब का रंग पीला नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हमारे जो बॉडी होती है उसको एनर्जी चाहिए, है ना। तो उसको एनर्जी चाहिए, जिस समय में ये जो पेशाब जो बनता है तो यूरोक्रोम जो होता है वह क्या होता है कि हीमोग्लोबिन को तोड़ करके यूरोक्रोम का निर्माण होता है। अब देखो जिस समय हम कोई भी काम करते हैं या ज़्यादा टाइम ऐसा कह सकते हैं आप कि कोई भी काम कर रहे थे और पानी पीने है ना भूल गए, तो पानी अगर आप सही टाइम से अगर आप नहीं ग्रहण करेंगे, पानी को आप सही टाइम पे ग्रहण नहीं करेंगे, तो कारण क्या होता है जिस समय हमारे शरीर के लिए पानी चाहिए अगर आप पानी नहीं देंगे तो हमारे शरीर क्या करते हैं, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होते हैं, जो कि आपको पिछले वीडियो में आपको शोषण में ही बताए थे, ठीक है ना। तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन होते हैं उस हीमोग्लोबिन को क्या करते हैं कि तोड़ते हैं, और जब ये हीमोग्लोबिन टूटेगा, रक्त में हीमोग्लोबिन यानी उसको हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, वह प्रोटीन जब टूटता है तो टूटने के बाद क्या होता है कि यूरोक्रोम बनता है। क्या बनता है, यूरोक्रोम। इसलिए पेशाब का रंग क्या हो जाता है, पीला। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में पानी को सेवन करते हैं तो पेशाब का रंग पीला नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ब्लड की आवश्यकता नहीं होगी, है ना, वहां पे हीमोग्लोबिन नहीं टूटेगा, है ना। तो हम आप क्या करते हैं, कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो पानी नहीं पीते हैं, है ना, थोड़ा सा बचा लेते हैं पैसा को, 10-20 रुपया बचा लेते हैं। लेकिन आप ये सोचिए 20 रुपया आपने बचा लिया, पानी को सही टाइम से नहीं पिया, लेकिन उससे ज़्यादा करीब ब्लड आपके शरीर से नष्ट हो गया। तो आप सोच सकते हैं रुपया बचाते हैं तो शरीर का जो ब्लड होता है वह क्या होगा, टूटेगा। इसलिए पानी को सही समय पर ले, प्रत्येक मनुष्य को लगभग 5 से 7 लीटर पानी पर डे लेनी चाहिए, ठीक है ना। एक वयस्क मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब देखिए यूरोक्रोम का निर्माण कहाँ से होता है, जो कि बता दिए हीमोग्लोबिन से। अब पेशाब गंध क्यों देता है,
तो पेशाब का गंध होना कारण क्या है? तो देखो, अगर एग्जाम में आपको आता है यूरिया, तो आप यूरिया भी दे सकते हैं। मतलब यूरिया जो होती है उसके कारण भी क्या होती है? पेशाब क्या होती है? गंध देती है। उसके बाद अगर यूरिया अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो आप मार सकते हैं अमोनिया भी, है ना, जो कि NH3 होता है। अब देखो, अमोनिया भी नहीं मिले तो आप नाइट्रोजन दे सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन मेन कारण ये है कि पेशाब का गंध होना नाइट्रोजन के कारण होता है। अब देखो, ये नाइट्रोजन है ना। अब नाइट्रोजन जो है कहाँ पाया जाता है? अमोनिया में। और अमोनिया कहाँ होता है? यूरिया में। इसलिए तीनों आंसर होगा, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो होगा ये होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस आप लोग के टॉपिक है बायोलॉजी में, उत्सर्जन चैप्टर निकालेंगे तो एक टॉपिक मिलेगा आपको हीमोडायलिसिस। या तो आप एनसीईआरटी का बुक या कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप उल्टा सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा, इसका फिगर भी मिलेगा। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस होता क्या है? सबसे पहले हीमोडायलिसिस क्यों हम लोग को आवश्यक हुआ? अब देखिए, कभी कभी हम लोग को क्या होता है कि किडनी खराब हो जाती है, वृक्क जो होती है नष्ट हो जाती है। हो सकता है कि मधुमेह रोग होगा, मधुमेह, चीनी वाला बीमारी जिसको डायबिटीज कहते हैं, या हो सकता है कि उस व्यक्ति का रक्तचाप ज़्यादा होगा, है ना, ब्लड प्रेशर हाई होगा, या हो सकता है कि कहीं गिर गया जिसके कारण वह उसका जो वृक्क है वह डैमेज हो चुका है। जब यह वृक्क डैमेज हो जाएगा तो हमने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था, हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है कौन? वृक्क। लेकिन अगर ये वृक्क जो है हमारे शरीर का डैमेज हो जाएगा तो हमारे शरीर में जो अशुद्ध पदार्थ है जो हमारे शरीर को हानिकारक पहुंचाएगा वह बाहर नहीं निकल पाएगा। निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। जब ये अशुद्ध ब्लड नहीं निकल पाएगा, सॉरी, अशुद्ध जो पदार्थ था वह नहीं निकल पाएगा तो हमारे बॉडी को क्या होगा? हानिकारक पहुंचाएगा, और जिससे हमारी बॉडी क्या होगी? यहाँ पे डेड हो सकता है, यानी मर सकता है। समझ में आ गया ना कारण क्या है? तो इसको बचाने के लिए, मतलब इससे बचाने के लिए एक मशीन का आविष्कार किया गया, जिस मशीन का नाम है हीमोडायलिसिस। अब देखो, आपको मैं कुछ नहीं, एक बात बताता हूं। हीमोडायलिसिस का मतलब ये हुआ कि ये कृत्रिम वृक्क मतलब आर्टिफिशियल वृक्क, है ना। ये जो है मानव के द्वारा बनाया गया वृक्क है। समझ में आ गया ना? तो आप सोच सकते हैं, जब ये बात आपको समझा दिए तो वृक्क आप लोग को पिछले वीडियो नंबर 2 में बताए थे वृक्क क्या है, वृक्क का संरचना बताए थे, उसका कार्य भी दिखाए थे। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज वह वीडियो को पहले देख लें, तब ये देखेंगे, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना। अब देखो, हीमोडायलिसिस क्या है? यह एक मशीन है जो कि मैंने बता दिया, जो वृक्क की तरह कार्य करती है। हो तो गया यार, अब क्या पढ़ना है हीमोडायलिसिस के बारे में? अब तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यह वृक्क की तरह कार्य करता है, और वृक्क तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, इसमें एक टंकी होती है, जिस टंकी को कहते हैं डायलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलाइजर। इसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया वृक्क। ये भी आर्टिफिशियल है, मतलब ये भी कृत्रिम है। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग का टॉपिक आ रहा है। ठीक है, हम लोग जो है पादप में उत्सर्जन पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं और इसमें भी थोड़ा पढ़े हैं। ठीक है, और ये जो अभी हम बताएंगे आपको, पादप में उत्सर्जन कैसे होता है। पादप का मतलब होता है, मैंने आपको हमेशा बता रहा हूँ, अगर आपको बायोलॉजी या कोई भी चीज़, अगर साइंस के टॉपिक अगर अच्छा करना है तो सबसे पहले आप जिस तरह से इंग्लिश में कोई भी वर्ड मीनिंग लिखते हैं और उसका मीनिंग याद करते हैं, हिंदी में याद करते हैं, उसी तरह से हिंदी शब्दकोश एक डायरी बनाइए और लिखिए वहाँ पादप। अब पादप का मतलब आगे में लिख लीजिए कि पेड़ पौधे, है ना। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बी ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजनित नहीं होगा, ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजनित होगा। परिवहन का मतलब चलने फिरने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैंने बताया कि शब्दकोश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में पादप में उत्सर्जन। ठीक है, पादप में उत्सर्जन कैसे किया जाता है। तो जंतुओं की तुलना में पौधे में उत्सर्जन के लिए एक विशेष अंग नहीं होता है, इसमें तना, जड़ एवं पत्तियों के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। क्या कहा कि जंतुओं की
तुलना में, जंतु का मतलब हम लोग, उसके तुलना में क्या होता है, पेड़ पौधे में उत्सर्जन करने के लिए एक अलग से अंग नहीं होता है, ठीक है ना। यानी जिस तरह से हम लोग का विशेष अंग है उस तरह का उसमें नहीं पाया जाता है, किसमें, पेड़ पौधे में। तो उत्सर्जन करने के लिए क्या होता है, तो तना होता है, जड़ होता है और पत्तियों। आप लोग सोचते होंगे सर उत्सर्जन क्या पेड़ पौधे भी करते हैं। उत्सर्जन का मतलब तो आपने बताए थे कि गंदगी वाले पदार्थ, बेकार पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ, क्या ये पेड़ पौधे भी करते हैं। टॉयलेट वह भी पेशाब करते हैं क्या, वो भी गंदगी निकालते हैं क्या, हाँ वह भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, तो तना से करता है, जड़ से करता है और पत्तियों से करता है। तो पौधे में उत्सर्जन के रूप में क्या क्या पाया जाता है, छाल आप लोग जानते हैं, गोंद ये भी जानते हैं, टैनिन, रेजिन, लाइटेक्स, ये सब जो आप देख रहे हैं ये एक उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ है। वैसे पदार्थ जो पौधे के लिए उपयोगी नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ है ना, कह सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, और जो कि ये पौधे में पाया जाता है। एक और देखो, पौधे में छाल, गोंद, टैनिन, रेजिन और लैटेक्स आदि। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, तो खासकर यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। क्लास 10th के लिए मैं बता रहा हूँ, ये खासकर यहाँ से ऑब्जेक्टिव, और जहाँ तक ये SSC, MTS, LDC, UDC जो भी चीज़ है, प्रत्येक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, ये सब जनरल क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, पहला ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव है टैनिन। टैनिन जो होते हैं वृक्ष के छाल में होता है। पूछेगा टैनिन कहाँ होते हैं, तो वृक्ष के छाल में होते हैं, ठीक है। उसका बाद पूछेगा रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम उत्तक में संचित होते हैं। पूछेगा क्या, रेजिन जो होते हैं वह कहाँ होते हैं, तो पुराने जो जाइलम होते हैं उसमें संचित, मतलब उसमें छिपा रहता है, ठीक है। तीसरा, कुछ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़ा दुधिया तरल के रूप में पाया जाता है, उसे हम लाइटेक्स कहते हैं। समझिए लाइटेक्स क्या होते हैं। कहते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें उत्सर्जित पदार्थ के रूप में जो होता है गाढ़ा दुधिया कलर का होता है, उसको हम लाइटेक्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव स्पष्ट कर दिया है आपको, तीसरा को, चौथा ऑब्जेक्टिव तीसरा को स्पष्ट कर दिया है कि लाइटेक्स पीपल, बरगद, कनेर में पाया जाता है। आपने पीपल के पौधे पत्ती को तोड़ा होगा, उसमें से देखा होगा कि कुछ उजला कलर का, दुधिया कलर का निकलता है। बरगद का तोड़ा होगा, कनेर का पौधे को तोड़ा होगा। तो इस सब से क्या है कि जो गाढ़ा, जो दुधिया रंग का जो कुछ पदार्थ निकलता है, उसी पदार्थ को हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। समझ में आ गया ना, मतलब उत्सर्जन करने वाले पदार्थ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, बबूल के पौधे में गोंद पाया जाता है उत्सर्जी के रूप में। देखो यहाँ पे आपको पूरा नहीं लिखे हैं, बबूल के पौधे में गोंद पाया जाता है उत्सर्जन पदार्थ, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगला है चीड़। तो चीड़ के पौधे जो होते हैं उसमें रेजिन पाया जाता है। देखो चीड़ के पौधे में रेजिन, गोंद जो होता है बबूल के पौधे में, लाइटेक्स जो होता है पीपल, बरगद, कनेर, ये सब आपका रहा। अब देखिए ये जो पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें जो छाल जो होते हैं, है ना, तो छाल क्या है, अवशिष्ट पदार्थ है, और वह पेड़ पौधे के लिए फायदा करता है। मालूम है कैसे, अगर ज़्यादा ठंडी आता है तो ठंडी से क्या, हम लोग तो कंबल ओढ़ लेते हैं या कोई भी कपड़ा गर्म वाला पहन लेते हैं, लेकिन एक जो पेड़ पौधे होते हैं वह क्या करेंगे, तो उसका जो छाल होता है वही क्या करता है, ठंडी से बचाता है, गर्मी से बचाता है। यानी अगर उसको आप मारते भी है ना, पंच भी करते हैं, तो वहाँ पे आप तो मारते तो है, लेकिन पेड़ पौधे को नहीं लगता है, क्योंकि उसमें छाल में लगता है, ठीक है। अगर छाल जब कट जाता है तब देखोगे कि आप पौधे को, अगर जो पौधे जीवित है उसको काटोगे तो उससे पानी निकलने लगेगा, है ना, यानी वहाँ से जीवित वाला पदार्थ है। समझ में आ गया ना। तो छाल क्या होती है, उसको फायदा देता है, जो कि उत्सर्जी पदार्थ है। समझ में आ गया ना। तो चलिए, थैंक यू देखने के लिए आप लोग को ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी क्लास 10th का जो बच्चे होंगे, जो भी तैयारी करते होंगे, उनको थोड़ा सा बता देंगे कि वो भी अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको जो बनेगा अगला चैप्टर का बनेगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।